हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आइए आज हम लोग इतिहास का नेक्स्ट सेशन शुरू करने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने हिस्ट्री का एक वीडियो अपलोड किया है, आप लोग देखे होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा। और अभी हम जो इतिहास पढ़ा रहे हैं ये लगभग हर एग्जाम के लिए मतलब काम करेगा। हर एग्जाम में इससे काम आपका चल जाएगा। जैसे आप बीपीएससी दीजिए, बिहार दरोगा दीजिए, बिहार पुलिस दीजिए, एसएससी दीजिए, सीजीएल दीजिए, आप रेलवे दीजिए, बीएसएससी दीजिए, लगभग जितना वनडे कंपटीशन एग्जाम होता है उस सब में आपका काम चल जाएगा। जितना भी वनडे एग्जाम होता है सबके लिए आपका ये ऑथेंटिक है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। और हम लगभग डीप रेंज का ही आपको पढ़ा रहे हैं, बीपीएससी लेवल का पढ़ा रहे हैं। आप बीपीएससी टीचर का एग्जाम हो गया, बीपीएससी हो गया, जैसे 69 बीपीएससी है, बीपीएससी टीचर अभी आ गया है। उसके बाद आपका बीएसएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, है ना, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया। लगभग सभी एग्जामों के लिए आपका ये एक बार अगर आप इस तरह से पढ़ लेते हैं तो दोबारा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपको दावे के साथ बोल रहे हैं कि दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, इतना अच्छा समझ में आएगा। और जिन लोगों को लगता है कि हिस्ट्री बहुत हार्ड है, आप पढ़ के देखिए, आपको लगेगा इससे आसान कोई विषय ही नहीं होता है। और इतना मजा किसी विषय में ही नहीं आएगा पढ़ने में, इसमें बहुत मजा आएगा पढ़ने में। और जितने लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं सभी लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम से कम अपने दोस्त मित्र के पास, कम से कम हर व्यक्ति 10 मित्र के पास जरूर शेयर करें इस वीडियो को। कम से कम 10 व्यक्ति को, आज ज्यादा से ज्यादा आप जितना कर सके लगभग 10 व्यक्ति को जरूर शेयर करें। और वैसे लोगों को शेयर करें जो स्टूडेंट लाइफ में है ना, जो स्टूडेंट लाइफ में है, जो पढ़ रहे हैं, उन्हें उनके लिए ये काम का वीडियो है। बाकी अन्य लोगों के जो नहीं पढ़ रहे उनके लिए उतना काम का नहीं है ना, नॉलेज के लिए हालांकि देख सकते हैं, लेकिन वैसे लोगों को जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत काम का है। जैसे 11-12 में पढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं उनको भी बहुत काम का आएगा। जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं आर्ट्स बैकग्राउंड से, उनके लिए तो एकदम ये रामबाण काम करेगा, क्योंकि उन लोगों को इतना नॉलेज ही नहीं होता है और उसमें तो लंबा लंबा क्वेश्चन आता है। तो देखिए, इस तरह से आपका कंप्लीट हिस्ट्री ठीक हो जाएगा, कंप्लीट। और उसके बाद कोई भी पेपर दीजिए आपको इससे बाहर नहीं आएगा, है ना। लगभग इतना से आपका पूरा काम चल जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं आज नेक्स्ट सेशन में। कल हम लोग डेट के लिए बात किए थे, है ना, कि शक संवत क्या है, विक्रम संवत क्या है, गुप्त संवत क्या है, इस विषय पे बात किए थे। आज हम लोग देखेंगे पाषाण काल। इसका पहला चैप्टर क्या है, पाषाण काल, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं पाषाण काल, है ना, पाषाण काल, पाषाण काल, है ना। तो ध्यान दीजिए, पाषाण काल बहुत इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक है। और इस टॉपिक से तकरीबन क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो एक आध क्वेश्चन ही आता है। पाषाण काल से बहुत क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि इसे ठीक से नहीं समझेंगे तो फिर आगे जो हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाएंगे उसमें कम समझ में आएगा, है ना। तो देखिए, इतिहास को समझने के लिए या पढ़ने के लिए दो स्रोत है ना, दो स्रोत हैं। कोई भी हिस्ट्री को दो स्रोतों से पढ़ा जा सकता है। कौन कौन स्रोत है, तो एक जो आपका स्रोत है ना, स्रोत दो तरह के होते हैं, है ना। और दो तरह के जो स्रोत हैं इसमें आप देख पाइएगा कि एक जो स्रोत है वो है आपका पुरातात्विक स्रोत। क्या है, पुरातात्विक स्रोत, है ना, पुरातात्विक स्रोत। और एक है आपका साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, है ना, साहित्यिक स्रोत। जैसे इतिहास समझने के लिए कहीं उत्खनन हो रहा है तो उससे जो वस्तु निकलता है उसे हम लोग देखकर या समझकर आप पता कर सकते हैं कि ये क्या है, इस किस चीज की मूर्ति है। तो उस जो उत्खनन से प्राप्त हो उसे हम लोग कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। और जो किताब में लिखा हुआ मिल जाए उसे हम लोग कहते हैं साहित्यिक स्रोत, है ना, साहित्यिक स्रोत। तो जैसे मान के चलिए, जैसे पुरातात्विक स्रोत क्या है, तो जैसे मान लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखिएगा 75 साल हो गए उनका उम्र, लगभग 75 साल हो गया। और देखिएगा उनका चेहरा एकदम ग्लो करता है, एकदम ग्लोइंग चेहरा है। तो ग्लोइंग चेहरा क्यों है,
तो बहुत आदमी को ये जिज्ञासा होगा कि हम जाने कि इनका चेहरा इस उम्र में भी ग्लोइंग क्यों है। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको पता करना होगा कि वो कौन सा साबुन लगाते हैं, कौन सा क्रीम लगाते हैं, कौन सा तेल लगाते हैं, ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, लंच में क्या लेते हैं, इसका पता करना पड़ेगा। तब जाके उनका राज पता चल पाएगा कि इस उम्र में इतना चेहरा ग्लोइंग क्यों है ना। या कोई खूबसूरत आपका एक्ट्रेस है, कोई हीरोइन है, जैसे आलिया भट्ट है, तो आलिया भट्ट का चेहरा बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो इतना अच्छा क्यों लगता है, आखिर कौन सा साबुन यूज करती है, कौन सा शैम्पू यूज करती है, कौन सा क्रीम यूज करती है, इसे पता करने के लिए पुरातात्विक स्रोत यह कहता है कि अगर उसका पता करना है तो पुरातात्विक स्रोत के अनुसार या तो उसके घर का कचरा कहाँ फेंकाता है, उसके घर का कचरा कहाँ फेंकाता है, वहां जाके आप वस्तु को देखें और उससे आप पता कर सकते हैं। मान लीजिए कि वो पेयर से साबुन लगाती है, तो पेयर से साबुन का खोल तो खा नहीं जाएगी, वो तो फेंकेगी ही। अगर कोई क्रीम लगाती है तो उसका कवर तो खा नहीं जाएगी, फेंकेगी ही, है कि नहीं। तो उससे हम लोग वो देख कर पता कर लेंगे कि कौन सा साबुन, कौन सा क्रीम, कौन सा तेल लगा पा रही है। इसको हम लोग पुरातात्विक स्रोत। या आलिया भट्ट या हमारे प्रधानमंत्री क्या खा रहे हैं या क्या लगा रहे हैं, या तो वो कहीं किसी किताब में, किसी पत्रिका में या कहीं न्यूज़पेपर में लिखित साक्ष्य मिल जाए, लिखित मिल जाए कि प्रधानमंत्री इस साबुन से नहाते हैं, ये क्रीम लगाते हैं, ये तेल लगाते हैं, अगर लिखित मिल जाए तो इसको कहेंगे पुरातात्विक स्रोत, सॉरी इसको कहेंगे साहित्यिक स्रोत। लिखित मिल जाए तो इसको क्या कहेंगे, पूरा साहित्यिक स्रोत। अगर लिखित नहीं मिले तो उनके घर के कचरा को देखकर हम पता कर लेंगे कि वो क्या खा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं। तो इस स्रोत को हम लोग क्या बोलते हैं, पुरातात्विक स्रोत, है ना। ये उत्खनन से प्राप्त होता है ना। और ये कहीं लिखित विवरण मिल जाए किसी किताब में, पुस्तक में, पत्रिका में, न्यूज़पेपर में, तो इसको हम लोग बोलेंगे साहित्यिक स्रोत। यानी लिखित विवरण किसी चीज का मिले तो साहित्यिक स्रोत, अगर उत्खनन से प्राप्त है तो उसे हम लोग कहेंगे पुरातात्विक स्रोत। इस बात को आप समझ पाए होंगे। तो देखिए, स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में हम लोग बांटते हैं, 3 भागों में, है ना। स्रोत के आधार पर कितने भागों में, 3 भागों में। जैसे पहला भाग हम लोग बोलेंगे प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आध ऐतिहासिक काल। तीसरा ऐतिहासिक काल। ध्यान दीजिए, स्रोत के आधार पर इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक प्रागैतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अब ध्यान देना है कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इन तीनों को कैसे समझे। तो ध्यान दीजिए, प्राग ऐतिहासिक काल को हम क्या कहेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल वैसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य कोई नहीं मिला, कहीं लिखित विवरण मिला ही नहीं है ना, केवल उत्खनन से प्राप्त किए हैं, यानी पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त किए हैं। ऐसे काल को हम लोग बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, है ना। दूसरा आध ऐतिहासिक काल का अर्थ होता है कि वैसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिला लेकिन हम लोग उसे पढ़ नहीं पाए, या मिला तो पर्याप्त नहीं मिला, कुछ मिला कुछ नहीं मिला, है ना। या पुरातात्विक स्रोत, या क्या पुरातात्विक स्रोत। तो ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले या मिले तो हम उसे पढ़ नहीं पाए, उस काल को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्ध ऐतिहासिक काल। और तीसरा ऐतिहासिक काल, वैसे काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिला और उसे हम पढ़ भी पाए तथा पुरातात्विक स्रोत भी मिला, तो इस काल को हम लोग बोलते हैं ऐतिहासिक काल। जैसे कहीं उत्खनन हो रहा है और किताब में लिखा हुआ है कि यहाँ शंकर भगवान के शिवलिंग मिला है, इस जगह से शिवलिंग प्राप्त हुआ है, और उत्खनन हुआ तो वहां शिवलिंग मिल जाए, तो और अच्छी बात है। वो तो और अच्छी बात है कि पुरातात्विक जो लिखा वही साहित्यिक में हमको मिल गया। तो ऐसे काल को हम लोग बोलेंगे ऐतिहासिक काल। ऐसे काल को क्या बोलेंगे, ऐतिहासिक काल, है ना।
तो इस तरह से हम लोग इसका देख लेंगे। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए पाषाण काल। पाषाण काल मतलब स्टोन एज, पत्थर का एज, है ना। आप लोग हेडिंग दे दीजिए पाषाण काल। और पाषाण काल में लिख दीजिए इसके दो स्रोत हैं, एक साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत, है ना। तो पुरातात्विक स्रोत एगो है, एगो साहित्यिक स्रोत है। तो आप लोग हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए पाषाण काल, पाषाण काल, और स्रोत में लिखिए पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत दोनों लिख लीजिए। और उसके लिखिए स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। उसके नीचे लिखिए स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। 1 नंबर देके लिखिए प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, अंडरलाइन करके इसमें लिखिए, प्राग ऐतिहासिक काल को अंडरलाइन करके लिखिए। लिखिए वैसे काल, वैसे काल जिसमें लिखित साक्ष्य, जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला, जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला, केवल पुरातात्विक स्रोत से, केवल पुरातात्विक स्रोत से अध्ययन किया हो, अध्ययन किया हो, वैसे काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। वैसे काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। मतलब लिखित साक्ष्य इसमें मिला ही नहीं, केवल पुरातत्व पर आधारित है, इसीलिए इसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा लिखिए आध ऐतिहासिक काल, दूसरा लिखिए आध ऐतिहासिक काल, अंडरलाइन कीजिए और अंडरलाइन करके लिखिए। देखिए बहुत लोग इस वीडियो को कॉपी किताब लेके नहीं बैठे होंगे, कॉपी लेके बैठे ही नहीं हो, खाली ऐसे देख रहे होंगे, तो देखने से काम नहीं चलेगा। आप क्लास करते जाइए और इसे नोट करते जाइए। और जब हम महाजनपद शुरू करेंगे ना, उस समय आपका इतना इंटरेस्ट जग जाएगा आपको अंदर कि आप एक क्लास भी मिस करना नहीं चाहिएगा जब महाजनपद शुरू कर देंगे, है ना। अभी तो ये सब थोड़ा सा बोरिंग विषय होता है, थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, इधर याद नहीं होता है, तो बहुत लोग इस चीज को पढ़ना भी नहीं चाहता है ना। लेकिन जब तक इसको सही से नहीं पढ़ेंगे उधर का सेक्टर आपको सही से समझ में नहीं आएगा, है ना। चलिए तो हेडिंग दे दीजिए आध ऐतिहासिक काल। लिखिए वैसा काल, वैसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिला लेकिन हम लोग उसे पढ़ नहीं पाए। वैसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिला लेकिन हम लोग उसे पढ़ नहीं पाए, या पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला, या पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला, आधा अधूरा मिला होगा, उसी को बोलते हैं या पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला। वैसे काल को आध ऐतिहासिक काल कहते हैं। वैसे काल को आध ऐतिहासिक काल कहते हैं। वैसे काल को आध ऐतिहासिक काल कहते हैं। नीचे लिखिए ऐतिहासिक काल, तीसरा नंबर देके लिखिए ऐतिहासिक काल, अंडरलाइन करते जाइएगा, अंडरलाइन करते ले जाइएगा। लिखिए वैसे काल, वैसे काल जिसका लिखित साक्ष्य मिला, जिसका लिखित साक्ष्य मिला और हम उसे पढ़ पाए, और हम उसे पढ़ पाए, तथा पुरातात्विक स्रोत भी मिला, तथा पुरातात्विक स्रोत भी मिला, पुरातात्विक स्रोत भी मिला। ऐसे काल को, वैसे काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। वैसे काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा, 2-4 लाइन जगह छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा तो और नोट करना है, या आगे हम कभी कभी कुछ कुछ बताएंगे तो वहां नोट करते चलिएगा, है ना। 2-4 लाइन जगह छोड़ दीजिए, 2-4-5 लाइन छोड़ दीजिए और आगे ध्यान दीजिए। जैसे आपको मालूम है कि इसमें हम कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे इसमें पढ़ेंगे हम लोग पाषाण काल। क्या पढ़ना है? पाषाण काल, पाषाण काल। उसके बाद दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? उत्तर वैदिक काल, उत्तर
वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अच्छा, चौथा हम लोग क्या पढ़ेंगे? चौथा महाजनपद, 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 है ना। ध्यान दीजिए, एक देखेंगे हम लोग पाषाण काल, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद, महाजनपद, महाजनपद। हो गया? इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अच्छा, पूछेगा आपसे पाषाण काल आता है किसके अंतर्गत? आधि ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल कि ऐतिहासिक काल? पाषाण काल किस में आएगा? पाषाण काल आपका किस में आएगा? पूछता है कि पाषाण काल संबंधित है किससे? प्रागैतिहासिक काल से, आधि ऐतिहासिक काल से कि ऐतिहासिक काल से? किससे संबंधित है? तो देखिए, पाषाण काल किससे है? प्रागैतिहासिक काल से। क्या है? प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक। पाषाण काल क्या है? प्रागैतिहासिक। अच्छा, ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल क्या है? प्रागैतिहासिक, आधैतिहासिक या ऐतिहासिक? हाँ, तो बहुत लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि ऐतिहासिक है, क्योंकि ऋग्वेद तो लिखित है। तो ऋग्वेद लिखित है तो ये प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक नहीं है, यह है आध ऐतिहासिक। ये क्या है? आध ऐतिहासिक, आध ऐतिहासिक काल, है ना। अच्छा, उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक क्या है? तो उत्तर वैदिक भी वही है, आध ऐतिहासिक, है ना, आध ऐतिहासिक, आध ऐतिहासिक काल। उस तरह से महाजनपद क्या है? तो महाजनपद है आपका ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। महाजनपद क्या है? ऐतिहासिक। देखिए, तो पाषाण काल आएगा प्रागैतिहासिक काल के अंदर, ऋग वैदिक काल आधि ऐतिहासिक काल के अंदर, और उत्तर वैदिक काल किसमें आएगा? आधि ऐतिहासिक काल के अंदर। महाजनपद से हम लोग ऐतिहासिक में आ जाएंगे, महाजनपद से किस में आ जाएंगे? ऐतिहासिक में आ जाएंगे। तो महाजनपद काल आपका ऐतिहासिक काल होगा। अब बहुत को लगेगा कि ऋग वैदिक उत्तर वैदिक क्यों? क्योंकि तो लिखित है, बहुत सारा इसमें पुस्तक है ना, बहुत सारा इसमें पुस्तक है, तो क्यों आधि ऐतिहासिक में आ गया? तो ध्यान दीजिए, उस समय लिखित विवरण नहीं थे, श्रुति आधारित थे, मतलब सुनता था लोग, सुनने पर आधारित था। तो क्या सुनिएगा तो हूबहू सब लिखा जाएगा? नहीं लिखाएगा, कुछ रुक जाएगा, कुछ भूल जाएंगे। तो श्रुति आधारित है, इसीलिए ये दोनों उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक को हम लोग आधि ऐतिहासिक कहते हैं। श्रुति आधारित है, इसीलिए ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक को आधि ऐतिहासिक कहते हैं। जबकि महाजनपद क्या है? ऐतिहासिक काल है। महाजनपद क्या है? ऐतिहासिक काल है ना। तो आपसे कभी कभी ये सब भी पूछ लेगा कि महाजनपद आता है ऐतिहासिक के अंदर, आधि ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, ऐसे पूछ लेगा, है ना। तो याद रखिए कि महाजनपद ऐतिहासिक, उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक आधि ऐतिहासिक में आएगा, और पाषाण किस में आएगा? प्राग ऐतिहासिक में आएगा। पाषाण किस में आएगा? प्राग ऐतिहासिक काल में आएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको देख लेंगे, है ना, इस तरह से हम लोग इसको देख लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज को नोट कर चुके होंगे, है ना, इस चीज को नोट कर चुके होंगे। इसको नोट कर लीजिए, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इधर मिटाते हैं। नोट कर लिए होंगे। बरसात में थोड़ा बोर्ड में नमी आ जाता है, इसलिए मिटाने में प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा, है ना, मिटाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए, तो
तो इसमें एक 4 बात आया, एक पत्थर काल आया, पत्थर है ना, एक आया तांबा, तांबा, उसके बाद आया कांसा, उसके बाद आया लोहा, लोहा, ध्यान दीजिए। उसके बाद क्या आया? लोहा। तो देखिए पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग किया जा रहा था। पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थर के आपका प्रयोग किया जा रहा था। जैसे हथियार बनाना है तो पत्थर से ही बनेगा, कुल्हाड़ी बनाना है पत्थर से ही बनेगा, कोई औजार बनाना है तो पत्थर से ही बनेगा। तो ये मेन रूप से जो था ना पत्थर था, है ना, मेन रूप से क्या था आपका? पत्थर था। और पत्थर होने के कारण ये आपका पत्थर का काल था। पत्थर के बाद कोई धातु मिला पहली बार तो क्या मिला? तांबा। क्या मिला? तांबा। उसके बाद क्या मिला? कांसा। उसके बाद क्या मिला? लोहा। उसके बाद क्या मिला? लोहा। तो ध्यान दीजिए ये पत्थर में ये पाषाण काल, पाषाण काल। तो उस समय केवल पत्थर का, बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग होता था। बात को समझ गए? और बड़े बड़े पत्थर प्रयोग होते थे इस समय, है ना। तो पहली बार आपका जो पाषाण काल जो है, पत्थर काल, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये आपका चौथा है। ध्यान दीजिए पहली बार पाषाण काल में यहां से अस्थाई जीवन का प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? अस्थाई जीवन। आइए दोस्तों, थोड़ा सा लाइट कट गया था इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। वो लाइट का इशू होता है, कभी कभी लाइट कट जाता है इसलिए अंधेरा हो जाता है तो वीडियो नहीं बन पाता है। तो अभी लाइट आया है। आइए हम लोग देखते हैं इसमें आगे। जैसे हम लोग यहाँ पर आ रहे थे, पत्थर, तांबा, कांसा और लोहा, ये उस समय मिला हुआ था। तो पत्थर मतलब पाषाण काल, पत्थर का काल जो था उसको हम लोग बोलते थे पाषाण काल। और पाषाण काल में पहली बार अस्थाई जीवन की शुरुआत हुआ था। अस्थाई जीवन का शुरुआत पहली बार आपका पाषाण काल में हुआ था, है ना। अस्थाई जीवन, यहीं से मानव स्थिर रहना शुरू किया। इससे पहले मानव घूम घूम के जी रहे थे, है ना। और तांबा, तांबा में क्या है आपका? तांबा होता है आपका ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, है ना, ताम्र पाषाण काल। और ताम्र पाषाण काल जो है इसको हम लोग बोलते हैं कैल्कोलिथिक, 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 या इसी को बोलते हैं हम लोग चैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक, चैल्कोलिथिक, है ना। देखिए ताम्र पाषाण काल, तांबा जब हुआ ना उस समय ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल को हम लोग बोलते हैं कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक, है ना। और पहली बार गांव का डेवलपमेंट हुआ इस काल में। पहली बार गांव बना, गांव पहली बार बना, पहली बार गांव का निर्माण हुआ, पहली बार गांव का निर्माण। मनुष्य ने अस्थाई जीवन किसमें शुरू किया था? पाषाण काल में। और ताम्र पाषाण काल को हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश नाम है इसका कैल्कोलिथिक, कहीं कहीं चैल्कोलिथिक दे देगा। कभी सेटर बदमाशी करेगा तो कैल्कोलिथिक ना देके चैल्कोलिथिक दे देगा। तो ये होता है कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक, जिसको हम बोलते हैं ताम्र पाषाण काल। और ताम्र पाषाण काल में पहली बार गांव का शुरुआत हुआ, गांव का डेवलपमेंट शुरू हुआ, है ना। गांव पहली बार बसना शुरू किया कहाँ? कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक, यानी ताम्र पाषाण काल में। नेक्स्ट देखिए कांसा। कांसा जो हुआ इसमें कांस युगीन, कांस युगीन, है ना। कांस युगीन मतलब कांसा का युग चलने लगा, कांस युगीन, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस युगीन। और कांस युग में पहली बार, ध्यान दीजिएगा, पहली बार शहर का निर्माण हुआ। किसका? शहर का, शहर का निर्माण। पहली बार शहर का निर्माण किस युग में हुआ? कांस्य युगीन में। और कांस्य युगीन का पहली बार शहर कौन है? हड़प्पा, है ना, हड़प्पा। शहर का सबसे पहला डेवलपमेंट किस काल में हुआ था? हड़प्पा में। और इसको हम लोग बोलते हैं कांस्य युगीन, है ना। और उससे पहले गांव का निर्माण हुआ था। पहली बार गांव का निर्माण कब हुआ था? ताम्र पाषाण काल में, है ना। और कांस्य युगीन में क्या हो गया था? शहर। और पहला शहर कौन था? हड़प्पा सभ्यता।
और पत्थर जो काल था, पाषाण काल था, इसमें अस्थाई जीवन की शुरुआत हुई, अस्थाई जीवन। और उसके बाद आ गया लौह युग। तो लौह युग में जो है द्वितीय से, इसको हम लोग पढ़ेंगे, बोलेंगे लौह युग, लौह युग। और लौह युग को हम लोग बोलेंगे द्वितीय शहरीकरण, द्वितीय शहरीकरण, द्वितीय शहरीकरण। मतलब दूसरा जो शहर बना, दूसरा शहर, ये कौन बना? ये आपका बना लौह युग में, है ना, लौह युग में। तो आप लोग इसे नोट कर ले, है ना, आप लोग इसे नोट कर ले, आप लिख ले पत्थर, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पाषाण काल, मतलब पत्थर। पाषाण काल, पाषाण काल में पहली बार अस्थाई जीवन शुरू हुआ। क्या हुआ? पहली बार अस्थाई जीवन शुरू हुआ। उसके बाद उसके बाद क्या प्रयोग होने लगा? तांबा। और तांबा को हम लोग बोलेंगे ताम्र पाषाण काल। और ताम्र पाषाण काल का अर्थ है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक, है ना, कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक। गांव, पहली बार गांव का डेवलपमेंट कहाँ हो गया? आपका ताम्र पाषाण काल में। पहली बार गांव बसना शुरू कहाँ हो गया? ताम्र पाषाण काल में। और उसके बाद कांसा युग, कांसा जो था उसको हम लोग बोले कांस्य युगीन। और कांसा युग जब शुरू हुआ तो उसमें पहली बार शहर का डेवलपमेंट हुआ। शहर बनना पहली बार कब शुरू हुआ? कांस्य युग में, है ना, पहली बार शहर बना। उसके बाद लौह युग, लौह युग में द्वितीय शहरीकरण का आपका कंसेप्ट मिलेगा। द्वितीय शहरीकरण कहाँ से शुरू हुआ? लौह युग से। पहली शहरीकरण कांस्य युग से। पहली बार गांव का निर्माण ताम्र पाषाण काल में, है ना। और पहली बार अस्थाई जीवन मनुष्य कब शुरू किया? पहली बार अस्थाई जीवन मनुष्य कब शुरू किया? तो पहली बार अस्थाई जीवन आपका पाषाण काल में शुरू किया, है ना। इससे पहले मानव अस्थाई नहीं रहते थे, ऐसे ही घूमते जाते थे, जहां मन किया वहां गए, शिकार मिला आप शिकार किए, खाए, मांस, कच्चे मांस खाते थे। इस समय लोग मांसाहारी ज्यादा रहता था, कच्चा मांस ही खा लेता था। उस समय मुख्य आधार शिकार ही हुआ करता था, है ना। तो आप लोग इसे नोट कर ले, इसे नोट कर ले। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। आप लोग नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए आप लोग, तब तक हम इंक वगैरह डाल लेते हैं मार्कर में। थोड़ा सा लाइट का इशू होता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में लाइट ज़्यादा कटता है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और वीडियो बनाने में आपको पता है कि फैन वगैरह कुछ भी नहीं चलता, क्योंकि उसका बाहरी साउंड आ जाता है, तो गर्मी भी काफ़ी महसूस होता है, इसलिए प्यास ज़्यादा लगता है ना। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं हो गया होगा। चलिए ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए। हम लोग पाषाण काल को 3 भागों में बांटेंगे। पाषाण काल को कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। एक हम लोग पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, है ना, पूरा पाषाण काल। एक हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, है ना। और एक होता है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, है ना, नव पाषाण काल। देखिए पाषाण काल को हम लोग 3 सेक्टर में बांट दिए, यहाँ से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ऐसे पूरा पाषाण को भी हम लोग 3 भागों में बांट देंगे, है ना। एगो पूर्व पूरा पाषाण काल, एगो पूर्व मध्य पाषाण काल, एगो उच्च मध्य पाषाण काल होता है ना, उच्च पूरा मध्य पाषाण काल। तो उतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ना के बराबर आता है, कभी क्वेश्चन आता ही नहीं है, इसलिए उसको नहीं देखना है ना। हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अच्छा, पूरा पाषाण काल कभी कभी नहीं लिख के आपको इंग्लिश में इसका नाम लिख देगा पेलियोलिथिक,
पेलियोलिथिक, पेलियोलिथिक, है ना। पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेलियोलिथिक। मध्य पाषाण काल को क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक, 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 है ना। और नवपाषाण को हम लोग बोलते हैं नियोलिथिक, नियोलिथिक, है ना, नियोलिथिक। तो यही सबका अंग्रेजी नाम है। नवपाषाण काल को इंग्लिश में नियोलिथिक, मध्य पाषाण काल को हम लोग बोलेंगे मेसोलिथिक, और ध्यान दीजिए, और पूरा पाषाण काल को हम लोग क्या बोलेंगे? पेलियोलिथिक, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेलियोलिथिक। तो आप इस चीज को जरा कॉपी पे नोट करते चलिएगा, है ना, नोट कर लीजिए। और आगे इसमें देखिए, या ध्यान दीजिए, देखिए पूरा पाषाण काल में, ध्यान दीजिए, पूरा पाषाण काल में पहली बार मानव ने चित्र का खोज किया। किसका खोज किया? चित्र का, है ना, चित्र का खोज किया, चित्र का खोज। और ये चित्र आपको कहाँ मिला? चित्र का खोज किया, है ना, और ये कहाँ मिला? एमपी, एमपी में। कहाँ? एमपी में मिला। और कहाँ मिला? भीमबेटका, भीमबेटका में, भीमबेटका में मिला। और वो चित्र कैसा मिला? तो ऐसा चित्र था, ऐसा चित्र था, है ना। इस तरह का चित्र मिला हुआ है, इस तरह का चित्र, ऐसा चित्र मिला हुआ है, या ऐसा भी चित्र मिला हुआ है, ऐसा भी चित्र मिला हुआ है ना, ऐसा भी चित्र आपको मिला हुआ है। तो ये भीमबेटका से मिला है। कहाँ से मिला है? भीमबेटका से। और भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश, एमपी में। चित्र का खोज एमपी से हुआ। ये कहाँ था? मध्य प्रदेश में, एमपी में, भीमबेटका की गुफा। और भीमबेटका की गुफा में लगभग 500 चित्र का अलंकृत मिला, 500 चित्रों का अलंकृत मिला है, लगभग 500 चित्रों का, है ना। बहुत सारा चित्र इसमें मिला हुआ है। तो पूरा पाषाण काल में हम लोग देखें कि पहली बार चित्र का खोज हुआ, है ना। और चित्र सबसे पहले मानव का चित्र कहाँ मिला? यानी समझदार मानव। चित्र अच्छा कौन सा बना पाएगा? समझदार मानव ही बना पाएगा। क्या जानवर कभी चित्र बनाता है? कभी कुत्ता को देखे हैं, भैंस को देखे हैं, गाय को देखे हैं कि हाँ वो अपने पैरों से चित्र बनाते? नहीं, वो तो कैसा हूं माटी उटी कोड़ करके फेंक देगा, चित्र तो बनाएगा नहीं। तो देखिए पहली बार चित्र बनाया हुआ मिला। इससे पता चला कि पहली बार समझदार मानव का जो आपका साक्ष्य मिला वो कहां से मिला? भीमबेटका से। पहली बार समझदार मानव का जो साक्ष्य मिला वो भीमबेटका की गुफा से मिला। और वहां से लगभग 500 चित्रों का अलंकृत मिला। और समझदार मानव जो पहली बार है, पहली बार समझदार मानव लगभग आपको मान लीजिए कि 40,000 बीसी, 40,000 बीसी पूर्व था, है ना। मतलब आज से लगभग 40,000 वर्ष पहले था। 40,000 बीसी पूर्व में पहली बार समझदार मानव मिला। और समझदार मानव को हम लोग बोलते हैं होमोसेपियंस। क्या बोलते हैं? समझदार मानव को होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, है ना। समझदार मानव को क्या बोलेंगे? होमोसेपियंस। और ये कब मिला? 40,000 बीसी में मिला है, यानी 40,000 वर्ष पहले। और ये पहला साक्ष्य कहाँ मिला है? तो पहला साक्ष्य मिला है आपका भीमबेटका की गुफा, मध्य प्रदेश में। लगभग यहाँ 500 चित्रों का अलंकृत मिला है। और पहली बार समझदार मानव जो थे वो इसी का प्रतीक है कि उन्होंने चित्र, फोटो सोटो बनाना शुरू किया। क्योंकि जो मानव समझदार नहीं होंगे वो चित्र कैसे बनाएंगे? तब पहली बार जो चित्र मिला इससे पता चला कि मानव समझदार है। और समझदार मानव को बोला जाता है होमोसेपियंस। विज्ञान की भाषा में क्या बोला जाता है? होमोसेपियंस। और होमोसेपियंस कब मिला? आज से 40,000 बीसी पहले। इसका पहला साक्ष्य कहाँ मिला? तो पहला मिला आपका भीमबेटका की गुफा में। ऐसे मानव का सर्वप्रथम निवास कहीं विश्व में मिला तो दक्षिण अफ्रीका में मिला हुआ है। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, है ना। और सबसे पहले कृषि करने का साक्ष्य भी वहीं से मिला हुआ है कि नहीं। लेकिन वो प्रमाणित नहीं होने के कारण आपको मेहरगढ़ माना जाता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, भीमबेटका की गुफा कहाँ मिला? मध्य प्रदेश में। चित्र का पहली बार खोज भीमबेटका की गुफा में हुआ। लगभग उसमें 500 चित्रों का अलंकृत मिला। और पहली बार चित्र बनाने का मतलब कि मानव समझदार हो चुके थे उस समय। और समझदार मानव को क्या बोला जाता है?
होमोसेपियंस। समझदार मानव को क्या बोला जाता है? होमोसेपियंस। इससे पहले भी बहुत सारे मानव थे, है ना, जिनका कई नाम था, जैसे जावा मानव, जिनजांथ्रोपा, इंजांथ्रोपा, है ना, स्कॉर्पियो मानव, है ना। ये सब मानव का प्रकार है। तो ये सब मानव का प्रकार है। उसमें सबसे समझदार जो पहली बार मानव मिला वो कौन सा मिला? आपका होमोसेपियंस। जो जावा मानव थे, जिनजांथ्रोपस थे, है ना, पिकिंग मानव थे, स्कॉर्पियो मानव थे, वो मानव जो थे समझदार नहीं थे। वो लोग चित्र वगैरह नहीं बना सकते थे, उतना समझदार नहीं थे। तो ध्यान दीजिए, समझदार मानव कब मिला? 40,000 BC में। अब बात यह आएगा कि इस धरती पर पहले मानव आया कि पहले जीव आए, मानव का विकास आखिर हुआ कैसे? तो इसके दो मतलब स्रोत है, दो स्रोत माना जाता है। पहला स्रोत धार्मिक, धर्म के आधार पर अगर देखिएगा तो धार्मिक स्रोत में बोला गया है कि मानव को ईश्वर ने पहले भेजा और दो मानव को भेजा, आदम और ईव को, है ना। और आदम ईव धरती पर आए और उन्हीं का सभी संतान मानव कहलाए, है ना। आदम के सभी संतान क्या कहलाए? मानव कहलाए। ये धार्मिक है। और कभी कभी आप लोग देखते होंगे ना कि कोई कोई पूछ देता होगा कि पहले मुर्गी की पहले अंडा, है ना। तो बहुत लोग लगता है कि ये विवादित है, ये उत्तर नहीं है। तो सुनिए, अगर धार्मिक स्रोत में देखिएगा तो पहले आपका मानव आया है, पहले मुर्गी आया होगा, तब तो अंडा आया होगा। बिना मुर्गी का अंडा कैसे आएगा? और मुर्गी डायरेक्ट ईश्वर ने बना के पृथ्वी पर भेजा है। जैसे मानव में आदम और ईव को ईश्वर ने सर्वप्रथम भेजा था और आदम जो है उसके सारे संतान ही आदमी कहलाए, है ना। ये धार्मिक बात है। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक बात करेंगे तो वैज्ञानिक बात अगर करेंगे तो वैज्ञानिक में कहना है कि एक वैज्ञानिक थे जो बड़ा ही विकासवाद का सिद्धांत दिए थे, डार्विन। नाम सुने होंगे, है ना। आप लोग डार्विन का नाम सुने होंगे, है ना, डार्विन। और डार्विन ने जो सिद्धांत दिया था वो विकासवाद का सिद्धांत दिया था। और डार्विन ने कहा कि देखिए, मानव का विकास जो है वो मानव से नहीं हुआ है, मानव से विकास नहीं हुआ है। ये जो है छोटे छोटे जीव जंतुओं से बढ़ते 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 कई करोड़ वर्ष में आपका ये धीरे धीरे बढ़ने लगा है। जैसे आप देखे होंगे कि मानव का विकास जो है वो बंदर से मिलता है, बंदर से मिलता है ना, आदि मानव से मिलता है। और धीरे धीरे ये बंदर बढ़ते 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 विकास करते करते मानव में बदल गए, है ना, मानव में बदल गए। तो बंदर जो है हम लोगों का है, या वनमानुष जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बहुत इसमें भी कुछ कई विवाद हैं। डार्विन भी कहीं हद तक सही भी है, कहीं गलत भी है। जैसे डार्विन का एक मित्र था, उसने इसको पकड़ के पूछा, अगर मानव बंदर से बना है, अगर मानव का विकास बंदर से हुआ है, पीढ़ी दर पीढ़ी विकास करते गया है, तो आप एक बात बताओ ये कैसे पता चल रहा है? तो इसने कहा कि हमने कई मानव को पकड़ के उसके खोपड़ी पर रिसर्च किया और उसका खोपड़ी रिसर्च करते करते पता चला कि लगभग 40-50 हजार वर्ष पहले ये मानव का खोपड़ी जो है एकदम बंदर से हूबहू मिल रहा है। इससे पता चलता है कि मानव का विकास बंदर से हुआ है। तब इसका दोस्त पकड़ जो लिया था, जिसने इसको हस्तक्षेप किया था इसके बातों में, उसने कहा कि यदि मानव बंदर से विकास किया है तो फिर पूंछ कहाँ गया? मानव में तो पूंछ होना चाहिए, पूंछ कहाँ चला गया? तो डार्विन बोला कि सभी मानव में पूंछ नहीं थे, कुछ ऐसे बंदर विकास किए मानव का जिसमें पूंछ नहीं थे, और वो पहले 4 पैर पे चले, बहुत दिनों तक 4 पैर का प्रयोग किए, उसके बाद धीरे धीरे 2 पैर पे चले, है ना, और 2 पैर पे चलने लगे। उसके बाद धीरे 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 हम लोगों का शकल मतलब वृद्धि होते 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 एक मानव के शकल में बदल गया। सभी मानव में विकास नहीं हुआ, कुछ मानवों में विकास हुआ जिसके संतान हम लोग मानव कहलाते हैं या मानव आज दिख रहा है। कुछ में विकास नहीं हुआ, जिनमें पूंछ था आज भी वो वैसा ही है। कुछ में विकास हुआ जिनमें पूंछ नहीं है। तब इसको पकड़ के फिर पूछा, तो क्या कोई व्यक्ति अपने अंग का प्रयोग नहीं करे तो क्या वो अंग कुछ समयों के लिए विलुप्त हो जाएगा? तो इसने कह दिया कि हाँ। अब डार्विन का जो मित्र था वो भी बड़ा जिद्दी था, उसने बोला कि अगर ऐसा है तो हम प्रयोग करेंगे और हम इसको सिद्ध करके देखेंगे। तो उसने क्या किया कि एक बार चूहा को पकड़ लिया और चूहा को पकड़ के क्या किया कि 2 चूहा को पकड़ के अपने एक पिंजरा में बंद कर दिया। जैसे उसके संतान हुए उनके पूंछ को काट दिया और सभी चूहे के बच्चे को पूंछ को काट दिया। और जैसे पूंछ को काट दिया और फिर वो बड़े हुए, जो उससे संतान हुए, देखा कि उसमें भी पूंछ है,
उसको भी जन्म लेते समय काट दिए, क्योंकि वो भी अब जन्म लिया उसी समय कट गया था, प्रयोग किया नहीं। दोस्तों फिर से लाइट कट गई थी, देखिए लाइट काफी कट जा रहा है, इसलिए काफी परेशानी आ रहा है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये तो हमारे हाथ की चीज है नहीं। आइए हम लोग इसमें आगे समझते हैं। तो हम लोग थे कि डार्विन का मित्र ने इसको पकड़ लिया चूहा को, और चूहा पर रिसर्च करना शुरू किया। और जैसे ही जो चूहा जन्म लेता था उसका पूंछ काट देता था, फिर उसको रखता था, फिर उससे जो संतान होते थे उसका पूंछ काट देता था। यही करते करते पीढ़ी दर पीढ़ी उसने लगभग 50 वर्षों तक, यानी 50 पीढ़ी तक प्रयोग किया। और 50 पीढ़ी तक प्रयोग किया तो देखा कि 50वां पीढ़ी में भी पूंछ आ रहा है। तब उसने डार्विन को पकड़ लिया और डार्विन को पकड़ के बोला कि आप जो बोल रहे हैं कि मानव ने पूंछ का प्रयोग नहीं किया तो पूंछ खत्म हो गया, तो हमने तो 50 पीढ़ी तक चूहा में चेक करके देख लिया, चूहा अगर 50 पीढ़ी तक पूंछ का प्रयोग नहीं कर रहा है फिर भी 50वां 51वां पीढ़ी में पूंछ आ जा रहा है, हम इस बात को नहीं मानेंगे, है ना। तो काफी इसमें और इसके मित्र में काफी विवाद भी रहा है। लेकिन डार्विन में बाद में यही बोला कि कुछ ऐसे ही बंदर थे जिन्होंने मतलब विकास किया और उसमें पूंछ नहीं हुआ, बाद में वो मानव बन गए, सभी बंदर ने विकास नहीं किया। और ये काफी विवादित टॉपिक है, हम लोग अगर क्लास लेके उधर चलेंगे तो काफी उधर डीप में चल जाएंगे और उधर बहुत सारी बातें हैं, है ना। लेकिन मेनली हम लोग मानते हैं कि आज हम लोगों का जो सिद्धांत है वो विकासवाद का ही सिद्धांत है और इसी को मान्यता देते हुए लोग चल रहा है ना। ये वैज्ञानिक कारण है, धार्मिक कारण तो आपको पता ही है ना। तो पशु इसमें क्या हुआ कि पूरा पाषाण काल में, इसको हम लोग बोलेंगे पेलियोलिथिक, और इसमें पहली बार चित्र का खोज हुआ। और पहला चित्र जो मिला भीमबेटका की गुफा में मध्य प्रदेश में मिला, उसमें लगभग 500 चित्रों का अलंकृत मिला। अब पहला जो समझदार मानव हुआ वो कौन सा मानव हुआ? होमोसेपियंस। बाकी इससे कई पहले मानव थे जो आपको हमने बताया। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, आगे हम लोग आएंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को हम लोग क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक, है ना। इसको क्या बोलेंगे? मेसोलिथिक। और मेसोलिथिक इसमें क्या हुआ कि पहली बार पशुपालन, क्या हुआ? पशुपालन का साक्ष्य मिला, है ना। पशुपालन का साक्ष्य मिला पहली बार। और पहला जो पशु मिला वो क्या मिला? कुत्ता। पहला पशु जो मिला पालतू वो क्या मिला? कुत्ता। मतलब पशुपालन की शुरुआत किस में हुआ? मध्य पाषाण काल में। और पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में मिला। और पहला जो पशु मिला वो कौन सा मिला? कुत्ता। और इसका साक्ष्य कहां से मिला, है ना। इसका साक्ष्य आपको कहां से मिला? तो सुनिए, कुत्ता को पालतू बनाने का साक्ष्य जो है वो आपका कहां से मिला है? तो वो आपको मिला है बागौर और आदमगढ़ से। कहां से मिला है? बागौर और आदमगढ़ से मिला है ना। तो पशुपालन का पहला साक्ष्य, मनुष्य ने पहली बार पालतू किसे बनाया? कुत्ता को। और इसका पहला साक्ष्य मिला कहां से? बागौर से। बागौर, है ना। बागौर कहाँ है? बागौर आपका राजस्थान के भीलवाड़ा में है। कहाँ है? राजस्थान, है ना। जगह का नाम है भीलवाड़ा। और एक कहां से मिला? आदमगढ़। और आदमगढ़ कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ कहाँ है? होशंगाबाद। कहाँ है? होशंगाबाद। पूछ देगा आदमगढ़ मध्य प्रदेश ना दे के जगह का नाम दे तो होशंगाबाद, बागौर जगह का नाम दे तो भीलवाड़ा, है ना। भीलवाड़ा आप लिख लीजिएगा, लिखवाते समय लिखवा देंगे। तो मध्य पाषाण काल में देखा गया कि मध्य पाषाण काल में पहली बार मानव ने पशुपालन शुरुआत किया। और पहला पशु जिसको पालतू बनाया वो कौन था? कुत्ता, है ना। और इसका साक्ष्य कहां से मिला? तो इसका पहली बार जो कुत्ता को पालतू बनाने का साक्ष्य मिला या प्रमाण मिला वो बागौर से मिला। बागौर राजस्थान जो भीलवाड़ा में है। और दूसरा मध्य प्रदेश, कहां? आदमगढ़ से मिला, है ना। तो इस तरह से यहां से ये दो चीज मिले हैं। यानी पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुआ है? मध्य पाषाण काल में, यानी मेसोलिथिक में। अब आते हैं नेक्स्ट, है ना। अब देखते हैं हमको नवपाषाण काल। तो सुनिए, नवपाषाण काल में मनुष्य ने खाद्य संग्राहक से, ध्यान दीजिए, खाद्य संग्राहक से उत्पादक बना। क्या बन गया? खाद्य उत्पादक बन गया। मनुष्य ने पहली बार नवपाषाण काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया। इसका ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने किसका शुरू कर दिया? कृषि का शुरुआत किया, है ना। किसका शुरुआत किया?
कृषि का शुरुआत किया, है कि नहीं, कृषि का शुरुआत किया। और कृषि के बाद इसमें आपका चाक बनाया, फिर आपका पहिया बनाया, है ना, चाक का आविष्कार किया, पहिया का आविष्कार किया, है कि नहीं, कृषि का आविष्कार किया। तो काफी सारे खोज इसमें हुए हैं, जैसे, है ना। अच्छा, आप लोग इसे नोट करते चल जाएंगे क्या। इसमें आपको भीमबेटका की चित्रकला, इसी में आग का भी आविष्कार है, आग का आविष्कार, आग का आविष्कार इसमें है। अच्छा, इसमें पालतू जो कुत्ता को बनाया, वो क्यों बनाया था मालूम है क्या। पशुपालन में कुत्ता को पालतू क्यों बनाया, क्योंकि शिकार करने में ये सहयोग होता था, शिकार करने में, यानी शिकार करना प्रारंभ लोग इसी काल में किया था। शिकार करने में ये बहुत मददगार होता था कुत्ता, क्योंकि आदमी कुछ तरफ से घेरता था, कुछ तरफ से कुत्ता घेर लेता था और जल्दी जानवर को पकड़ लेते थे। क्योंकि कुत्ता दौड़ने में फास्ट होता था, आदमी से ज्यादा दौड़ता है, इसलिए जानवर पकड़ने में बड़ी सहयोगी होता था। इसीलिए मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था, है ना। और ये शिकार होता है, तो उस समय पशुपालन भी था और शिकार भी था, है ना, शिकार। अच्छा, शिकार को हम लोग क्या बोलते हैं, आखेट, क्या बोलते हैं, आखेट। कहीं कहीं शिकार ना देके क्या दे देगा, आखेट। तो ये याद रखना है कि आखेट होता है ना, आखेट होता है। तो आप लोग इसे नोट करते चलेंगे, है ना, इसे नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, पूरा पाषाण काल, पेलियोलिथिक, है ना, और लिख लीजिए पहली बार चित्रकला की खोज, है ना, लिख लीजिए इसके विषय में। ये दोनों लिखिए, फिर उसमें समझाएंगे, क्योंकि उसमें काफी समझाना, जगह कम है तो मिटाना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग नोट कीजिए, लिखिए पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इंग्लिश नाम उसका लीजिए पेलियोलिथिक, है ना, पेलियोलिथिक। लिखिए पूरा पाषाण काल में पहली बार चित्रकला का खोज, पूरा पाषाण काल में पहली बार चित्रकला का